जो है अपन ने ये दर्पण सूत्र पढ़ा था और 1/f 1/v प्लस 1/u। मैंने कल ये भी बताया था कि ये सूत्र जो है ये सभी प्रकार के दर्पणों के लिए एप्लीकेबल है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। सूत्र में जब भी कोई सवाल न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना हो तो इसमें अपने पास एक चीज ध्यान रखनी है इसमें कि हाँ भाई, तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो सभी के लिए एप्लीकेबल रहता है ये। ठीक है। समतल दर्पण के लिए भी अप्लाई किया जाता है। एक चीज अपने को ध्यान देनी है, जब भी कोई न्यूमेरिकल या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो अपने को चिन्ह प्रथाओं समेत सूत्र में काम में लेना है। अभी एक आध क्वेश्चन बताऊंगा, उससे और क्लियर हो जाता है। अब अपन चलते हैं, थोड़ा सा कल वाला डायग्राम एक बार मैं दोबारा यूज में लूंगा। तो यहां से चलें अपन, ए, ये बी, बी डैश और ए डैश। ठीक है। ये पी, एफ, ये क्यों हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट अपन चले, ये अपने पास डी ले लेते हैं पॉइंट। क्लियर। ये यू हो गया और ये वी हो गया भाई। ये यहां से यहां तक वी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये H1 आ जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा, H2 आ जाता है। ठीक है। अब एक टर्म है भाई रेखीय आवर्धन, स्मॉल m से दर्शाया जाता है इसको। रेखीय आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल m से दर्शाया जाता है। अब परिभाषा बता देता हूं मैं, इसकी परिभाषा है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात किसके बराबर होता है, रेखीय आवर्धन के बराबर। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो इसका सूत्र आएगा m बराबर H2 अपॉन H1। ठीक है। और ये भी लिखा जाता है m बराबर प्लस माइनस I अपॉन O। I फॉर इमेज हो जाएगा, O फॉर क्या हो जाएगा भाई, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब अपने पास इसका एक फॉर्मूला और बनाया जाता है, जो दूसरा सूत्र बनता है इसका m इज इक्वल टू होता है माइनस में v अपॉन u। m इज इक्वल टू क्या बनता है, ये v और u की टर्म में है भाई, m इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन u। ये जो अपने पास m इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन u आता है, ये अपने पास समकोण समरूप त्रिभुजों के दो जोड़े काम में लेने पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक दूसरा डायग्राम और बनता है भाई, ये प्रतिबिंब की रचना ऐसे भी की जा सकती है, आप जानते ही हैं। देखो यहां से चली ये किरण आ गई, ये फोकस से गुजर गई, एक किरण अपन जो है वो ध्रुव वाली आपतित कर लेते हैं, ये ध्रुव वाली किरण आपतित कर ली। अब यहां से अगर आप देखेंगे ये बी डैश हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा, आ रहा होगा समझ में। अब ये यू, ये वी, ये H1 और ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो अगर आप यहां से देखेंगे, अगर ये कोण थीटा तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा अपने पास। ठीक है ना। तो अब एक बार थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो जाएगा। इसमें थीटा के सामने की भुजा ये लंब, ये आधार और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसमें भी टेन थीटा निकालो, इसमें भी टेन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा बताओ। देखें टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बराबर होता ही है। इसमें टेन थीटा निकालोगे तो लंब बटे आधार, तो क्या आएगा बताओ,
H1 अपॉन माइनस यू। अब चिन्ह प्रथाएं लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि इसमें अब u और v काम में आएंगे, f काम में नहीं आएगा। मतलब हाँ भाई, आई अपॉन ओ का मतलब है इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, है ना। वही प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। तो आई फॉर इमेज है और ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। क्लियर है भाई पूजा? कोई दिक्कत हो मैसेज कर देना। आगे अपन चलें। H1 अपॉन माइनस में u, H2 अपॉन क्या आएगा माइनस में v। देखो एक बार यहां से, ये रहा, ये H1 प्लस में, u किस में आ जाएगा माइनस में। तो मैं लिख ही देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। H1 अपॉन माइनस में u आ गया। उसके बाद में यहां से देखो, इसके सामने की भुजा लंब, नीचे वाली दूरी किस में आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। ये माइनस में हो गया। इसके बाद में ये दूरी, ये भी माइनस में हो गई। तो माइनस में H2 अपॉन माइनस में v। अब एक बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा देखो एक बार, माइनस में H1 अपॉन u इज इक्वल टू H2 अपॉन v। इसको यूं लिख सकता हूं क्या मैं, देखो माइनस में v अपॉन u इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। एक बार देखो H2 अपॉन H1 किसके बराबर है, यहां से देखोगे तो m के बराबर है। तो माइनस में v अपॉन u किसके बराबर हो जाएगा m के बराबर। तो m के दो फॉर्मूले हो गए, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात यहां से आ गया। दूसरा अगर आप देखोगे तो m का फॉर्मूला हो गया माइनस में v अपॉन u हो जाता है। लेंसों में मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं, लेंस में क्या रहेगा, लेंस में यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा तो यहाँ प्लस का आ जाएगा भाई। ये इतना सा लेंसों में चेंज हो जाता है। तो रेखीय आवर्धन का मतलब समझ में आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। क्लियर कर देता हूं मैं, यहां से देखो m का फॉर्मूला ये आया, m इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन u। m का वैल्यू H2 अपॉन H1 आया। m का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्राप्त हो जाएगा। फिर m का मोड लेते हैं। m का मोड अगर 1 से ज्यादा होगा तो H2 अपॉन H1 इज मोर देन 1 हो जाएगा। उस केस में H2 इज ग्रेटर देन H1 होगा। इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से कैसा हो जाएगा, बड़ा। m का मोड अगर 1 से कम होगा तो H2 लेस देन H1 हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वस्तु से छोटा हो जाता है। m का मोड अगर 1 के बराबर ले लोगे तो H2 बराबर H1 होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। यू से गुणा कर दिया तो यू अपॉन एफ, यू अपॉन वी प्लस यू अपॉन यू, ये 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर होगा, इधर इधर शिफ्ट कर दिया तो यू अपॉन एफ माइनस 1 इज इक्वल टू यू अपॉन वी। अब अपन जानते हैं u का फॉर्मूला कितना है, माइनस में v अपॉन यू है। तो m इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन यू हो गया। 1 अपॉन m करेंगे तो 1 अपॉन m इज इक्वल टू माइनस में u अपॉन v हो गया। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस का 1 अपॉन m इज इक्वल टू u अपॉन v। u अपॉन v का मान यहाँ रख दो तो u अपॉन f माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन m हो गया। इसके बाद में नेगेटिव साइन इस साइड में शिफ्ट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 माइनस यू अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एम। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके उल्टा कर दिया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट में किया तो एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। एग्जाम्पल है, एक अवतल दर्पण है, फोकस दूरी माइनस में 24 सेंटीमीटर है, यू का मान माइनस में 36 है, तो एम का मान इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है। ये आया फॉर्मूला अभी अपने पास है, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। अब अपन स्पेशली उत्तल दर्पण के लिए चल रहे हैं भैया, एक बार किसके लिए चल रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए। कुछ बताना चाहता हूं, आप जानते हैं कि वस्तु दर्पण के सामने रखी जाएगी तो u नेगेटिव हो जाएगी। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो अगर अपन देखें तो m बराबर क्या आएगा बताओ, प्लस में f, ये प्लस में f, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
तो m का वैल्यू आ गया f अपॉन f प्लस u। एक बार आप इस पद को देखोगे तो पूरा पद ही जो है धनात्मक है, तो पूरा पद पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब m क्या आ गया? पॉजिटिव। तो प्रतिबिंब हमेशा ही कैसे बनेंगे? आभासी व सीधा। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा ही कैसे प्राप्त होंगे? आभासी और सीधे ही प्राप्त होंगे, चाहे वस्तु को कहीं भी रख दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वस्तु को भले कहीं भी रख दिया जाए, अपने पास उत्तल दर्पण की सहायता से केवल कौन से प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? आभासी और सीधे ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अपन चले यहां से, एक बार इस पद को देखो, ऊपर है f, नीचे f प्लस u है, तो अंश ज्यादा है या हर ज्यादा है? आप देखेंगे हर का मान ज्यादा है, अंश का मान क्या है? कम है। हर का मान ज्यादा होगा, इसका मतलब m का मान हमेशा ही इसमें 1 से कम प्राप्त होगा। तो एक चीज और क्लियर हो गई कि m इज लेस देन 1 होगा। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? वस्तु से छोटे ही बनेंगे भाई, से छोटा होगा। तो उत्तल दर्पण की सहायता से बनने वाले प्रतिबिंबों की क्या विशेषताएं हो गई? परमानेंट ही उत्तल दर्पण की सहायता से सदैव आभासी, सीधे और वस्तु से छोटे प्रतिबिंब ही प्राप्त किए जा सकते हैं, बड़े प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव नहीं है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अपन चलें। हाँ, मैं एक चीज पहले ही बता देता हूँ भाई, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है ना, तो अपने को कई बार ध्यान नहीं रहता है कि भाई कौन सा फॉर्मूला उत्तल अवतल, तो तुम तो जो है ना, चाहे न्यूमेरिकल उत्तल दर्पण का आए, चाहे न्यूमेरिकल अवतल दर्पण का आए, चाहे उत्तल दर्पण का आए, चाहे अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल आए, तुम लोगों को यही सूत्र काम में लेना है भाई, ये काम में मत लेना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं रहेगा कौन सा है। तुम तो सबसे सामान्य सूत्र होता है ना, वो काम में ले लिया करो, वो ठीक रहता है। उसमें अपने को ये याद ही नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सा उत्तल का है और कौन सा अवतल का। तो जनरल फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ये अपने पास, इसमें मत फंसना, सीधे वो काम में ले लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब लेते हैं अपन एक बार समतल दर्पण के लिए चल रहा हूं मैं, समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितनी होती है भाई? अनंत होती है समतल दर्पण की। तो अब अपन चलें, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। f का मान अनंत रखो इसमें, तो 1/∞ 1/v प्लस 1/u, ये 0 के बराबर, 1/v प्लस 1/u आ गया होगा यहाँ तक तो समझ में। अब काम करें, अपन इसको इधर ले लें, तो माइनस में 1/v इज इक्वल टू 1/u, उल्टा कर दें अपन, तो क्या रहेगा बताओ? v इज इक्वल टू माइनस में u, इसका मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है। अगर आप सुबह मुंह देखने के लिए समतल दर्पण के सामने 2 फुट की दूरी पर खड़े हुए हैं, तुम्हारा प्रतिबिंब भी 2 फुट पर ही बनेगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है, अपन यूं सामने खड़े हुए हैं तो प्रतिबिंब दर्पण में पीछे की ओर बनता है, जितनी दूरी पर अपन खड़े हुए हैं प्रतिबिंब का निर्माण उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर हो जाता है। एक चीज और बता देता हूं मैं इससे, आप लोग जब दर्पण में मुंह देखते हैं तो आप देखना, जब अपन दर्पण की ओर आगे बढ़ते हैं तो तुम लोग उसमें देखोगे कि प्रतिबिंब भी अपनी ओर आगे बढ़ता है। उसका कारण है वस्तु की दूरी घटेगी तो प्रतिबिंब की दूरी भी घटेगी कि नहीं घटेगी अपने पास? आगे बात समझ में? तो जैसे जैसे अपन दर्पण के पास जाते हैं तो प्रतिबिंब भी अपने पास आता है, और दर्पण से दूर जाने पर प्रतिबिंब भी दूर सरकता चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें अपने पास। क्लियर है? तो प्रतिबिंब का निर्माण समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर किसी वस्तु को दर्पण से रखा गया है। क्लियर? तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, कितनी है। मान लो कि आप 2 फुट की दूरी पर खड़े हुए हैं, तो आप में और आपके प्रतिबिंब में दूरी 4 फुट हो जाएगी। 2 फुट तो ये और 2 फुट उसके अंदर की ओर,
तो 4 फुट की दूरी अपने को प्राप्त हो जाती है। आगे अपन चले इसमें, v इज इक्वल टू माइनस यू, m का वैल्यू और चले अपन, m का वैल्यू होता है माइनस में v अपॉन यू, v का वैल्यू रखो इसमें, तो m इज इक्वल टू माइनस में u अपॉन u, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस, तो m का वैल्यू आ गया a के बराबर, और h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू h1। अतः समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर होता है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर प्राप्त होती है। इसीलिए दर्पण के सामने छोटा बच्चा खड़ा होता है तो छोटा प्रतिबिंब बन जाता है, बड़ा बच्चा अगर खड़ा होता है तो बड़े प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। कई बार आता है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 होता है, इससे क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है, तो अपने को आंसर ये लिखना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है। एक और चीज चलें, समतल दर्पण के लिए m का मान क्या आया, 1 आया, ठीक है ना, पॉजिटिव आया, तो प्रतिबिंब कैसे होंगे, आभासी व सीधा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी और सीधे प्रतिबिंबों का ही निर्माण होता है। समतल दर्पण में एक और चीज बता देता हूं, दर्पण के सामने जैसे अपन खड़े हुए हैं, मान लो कि मैं खड़ा हुआ हूं, तो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, तो मैं वास्तविक हूं तो मेरा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो समतल दर्पण वास्तविक वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बना देता है, आभासी बना देता है। अब सवाल उठता है कि क्या समतल दर्पण की सहायता से वास्तविक प्रतिबिंब भी प्राप्त किए जा सकते हैं? हाँ, किए जा सकते हैं। कैसे? अगर समतल दर्पण के सामने कोई आभासी वस्तु रख दी जाए, समतल दर्पण के सामने कोई आभासी वस्तु रख दी जाए तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक वस्तु को किस में बदल रहा है, वो आभासी में, तो आभासी को किस में बदल देगा, वास्तविक में। अब आप लोग बोलेंगे कि आभासी वस्तु कौन सी हुई, कोई भूत थोड़े हुआ, तो तरीका बता देता हूं मैं। मेरे सामने एक समतल दर्पण है, ठीक है, अब मेरे सामने समतल दर्पण है तो मैं उसमें मुंह देख रहा हूं, तो मैं तो वास्तविक हो गया। मान लीजिए कोई लड़का एक उस साइड में खड़ा हुआ है, उससे अलग साइड में खड़ा हुआ है, एक दूसरा दर्पण यहाँ पर है, उस लड़के का इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। ये प्रतिबिंब इस सामने वाले दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगा, जिसके कारण इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक को आभासी में कन्वर्ट किया जा सकता है और आभासी को वास्तविक में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट चलते हैं अपन। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसका t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो भाई किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अपन, t के सापेक्ष। हाँ भाई, 1/f का अवकलन कितना होगा, कोई बता सकता है तुम्हारे में से? मैसेज कर दें, 1/f का अवकलन t के सापेक्ष कितना होगा। आगे का इधर वाला पद तो फिर मैं बता दूंगा, या फिर 1/v का भी बता दें एक बार।
हाँ भाई, मयंक ने सही बताया है भाई, 0 होगा अवकलन। कारण फोकस दूरी जो होती है वो नियतांक होती है, और नियतांकों का अवकलन किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। विनोद जो बता रहा है वो समाकलन बता रहा है भाई। 1/f का समाकलन log f होता है, तो वो समाकलन बता रहा है, मैं अवकलन पूछ रहा हूं। तो फोकस दूरी नियतांक होती है, नियतांकों का अवकलन किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये तो हो गया 0। अब 1/v प्लस 1/u, इसका अवकलन मैं बता देता हूं। देखो 1/x का अवकलन करना है, मान लो समय के सापेक्ष, तो तरीका बता देता हूं मैं। ये 1/v का कर लेते हैं अपन। तो देखो तरीका क्या रहेगा, इसको ऊपर ले जाएं, d/dt v की पावर -1, x की पावर n का अवकलन क्या होता है भाई? आप जानते हैं सभी, n x की पावर n-1 यही होता है। तो इसका अवकलन करोगे तो इसके बेस पे चलो क्या आएगा? -1 आ रहा होगा समझ में, x का मतलब v हो जाएगा, ठीक है। v की पावर n का -1 और dv/dt भी आएगा भाई। क्या आएगा इसमें? dv/dt भी आ जाता है। तो 1/v² एंड dv/dt सही है भाई। मयंक ने जो 1/v का अवकलन बताया है वो भी सही है। तो अब इसका अपन चलें, माइनस में 1 हो गया, ऐसा कैसा? नीचे आएगा तो v की पावर 2 हो जाएगा और dv/dt, तो इसका अवकलन हो गया माइनस में 1/v² dv/dt। आगे से आप याद रख लेना 1/x का अवकलन कितना होता है? 1/-1/x² एंड dy/dx या dx/dt, जिसके सापेक्ष पे अवकलन किया जाता है। एक दिन थोड़ा सा अपन चैप्टर चलेगा, बीच में मैं एक बार अवकलन भी बता दूंगा। अगर बायो वाले बच्चों को अवकलन में कोई दिक्कत हो तो एक बार मैसेज कर देना, ताकि मैं उनको अवकलन के बेसिक जो होगा, एक क्लास लगेगी भाई, उस एक क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। चलो आगे बढ़े। तो देखें, इसका अवकलन हो गया माइनस में 1/v², ये हो गया dv/dt, ये माइनस में 1/u², ये du/dt। क्लियर? इसको इधर ले आओ भाई, 1/v² dv/dt इज इक्वल टू माइनस में 1/u² du/dt, और dv/dt इज इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है माइनस में v²/u² du/dt। यहां पर dv/dt प्रतिबिंब का वेग है भाई। किसका वेग हुआ? प्रतिबिंब का वेग। कैसे हुआ प्रतिबिंब का वेग? देखो, हाँ एक मिनट देखते हैं। प्रतिबिंब का वेग देखो, v प्रतिबिंब की दूरी हो गई, तो दूरी का इसके साथ अवकलन हो गया, तो dv/dt प्रतिबिंब का वेग हो गया, और du/dt किसका वेग हो गया? वस्तु का वेग हो गया। तो अगर अपने को वस्तु का वेग दे दिया जाए तो उसकी सहायता से प्रतिबिंब का वेग ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है? हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलें यहां से, dv/dt माइनस में, अब m का वैल्यू आप जानते हैं कि माइनस में v/u होता है, स्क्वायर कर दें तो m² इज इक्वल टू v²/u²। तो dv/dt का मतलब ये भी लिखा जा सकता है m² और du/dt। इस सूत्र की सहायता से प्रतिबिंब का वेग ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है? तो प्रतिबिंब के वेग की गणना करने के लिए अपने पास ये सूत्र बन जाता है। हाँ भाई, मयंक ने क्वेश्चन पूछा है कि प्लेन मिरर में सभी राइट थिंग, इसको अपने पास ये बोलते हैं भाई, पी जो होता है वो उल्टा दिखता है अपने पास, यही पूछना चाहता है।